हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, मैंने कल वाली क्लास में आपको बोला था कि प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए और अदर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो क्योंकि पता चल रहा है, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि आपको कमेंट करके बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पूरा कंटेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे, मजाक में मत लो, ऐसे मत सोचो कि व्यूज कम है तो पता नहीं सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। मैं नया नया हूँ, एक बार पूरी क्लास देखो कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आप दूसरा वीडियो देखने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो देखो, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। देखो क्या चल रहा था अपना, कहाँ तक कर लिया था अपन ने, कर लिया था कि संवेग, डायरेक्ट करवा लेता हूं कि P और K, मतलब इसको तो क्या बोलते हैं, संवेग, मोमेंटम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये था। ठीक है, इक्वल नहीं है, ऐसे मान लो इन दोनों में अपन को संबंध बताना था, क्या रिलेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट या तो डायरेक्ट याद कर लो आप, K इक्वल टू क्या होता है, P²/2m। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। ये आपके लिए न्यूमेरिकल में भी और वैसे भी सीधा क्वेश्चन पूछे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Ke इक्वल टू क्या होता है, P²/2m। Ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। P क्या है, यहाँ पे संवेग है। संवेग क्या होता है, गति की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, P क्या है, अपना संवेग है, मोमेंटम है, और ये क्या करता है, अपने गति को बढ़ाने का काम, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। M क्या है, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, M क्या है, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान। समझ गए। देखो आराम से करवाऊंगा एक एक चीज जितना हो सकेगा। और अभी देखो, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है रेलवे ग्रुप डी, तो जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं प्लीज ट्रेंड करवाओ अभी, मतलब एनटीपीसी खत्म होते ही ग्रुप डी के एग्जाम चालू, ताकि देखो वैकेंसी कितने हैं, लगभग 1.25 लाख के समथिंग है, तो इतने लोगों को रोजगार मिले तो अच्छी बात है ना। तो ट्रेंड करो इनको ट्विटर पे और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो आगे, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। देखो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा वर्क एंड टाइम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये कंफर्म है। अब आगे देखो, अब एक और अपन पढ़ते हैं आवेग। संवेग बढ़ाता, अभी अब क्या पढ़ेंगे अपन, आवेग। आवेग क्या होता है, इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स। इंग्लिश में क्या होता है, इम्पल्स। देखो आवेग क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था। आवेग की डेफिनेशन क्या होता है, इसी का फॉर्मूला होता है, मतलब बल को गुणा कर दे किससे, समय से, वही क्या कहलाएगा, अपना आवेग। मतलब बल और समय के गुणनफल को ये अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स, आवेग। समझ में आ गया, बल गुणा समय, या बल के अदिश गुणनफल किसके साथ, समय के साथ, कोई क्या बोलते हैं अपन, आवेग। बल और समय के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग। अब इसकी बात करते हैं एसआई मात्रक की। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनके मात्रक वगैरह और विमा वगैरह। वैसे फर्स्ट चैप्टर में, वो फर्स्ट क्लास में मैंने करवा दिया था, अब दोबारा बता रहा हूं। एसआई मात्रक क्या होता है, इसका बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक याद है, बोलो, कमेंट करके लिखो, कमेंट करके प्लीज लिखो, बल का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। और समय का मात्रक सेकंड, समय का तो पता होगा क्या होता है, सेकंड। तो देखो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। अब देखो यदि अपन को विमा बनानी है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो न्यूटन का, अपन बल के रिलेटेड न्यूटन किससे बनता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है ना बल का मात्रक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, तो एन की जगह ये, और यहाँ पे क्या आ गया, एस। तो ये क्या बन जाएगा अपना, यानी कि एसआई मात्रक। देखो दो तरीके से आ सकता है आवेग का एसआई मात्रक, या तो इस फॉर्म में या डायरेक्ट इधर, न्यूटन सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, क्या बन जाएगा? अब देखो इसके दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन सेकेंड, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहां से विमा बनाएंगे। देखो पूरा समझा रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में भी बता दिया था विमा मात्रक कैसे बनाते हैं, फिर यहां पे भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो विमा के लिए क्या लिखते हैं? एम एल टी, ये लिखते हैं तीन चीजें। तो देखो एम क्या होता है, किसका विमा होती है? द्रव्यमान की। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 1। लंबाई मीटर का, तो लंबाई का मात्रक होता है कितना? 1। और ये भी कितना? 1। अब एक चीज गौर करोगे आप, तो मैंने वह पहले क्लास में भी बताया था कि संवेग और आवेग के मात्रक, मतलब ये वाला मात्रक, ठीक है, मात्रक और विमा दोनों सेम होती है, ठीक है। मतलब आवेग और संवेग की मात्रक और विमा दोनों समान होती है, जैसे कार्य और ऊर्जा की होती है। यहां समझ में आ गया क्या? एक और चीज देखो, इनमें इतना तो याद करना आपको, संवेग का जो मैंने बताया था, देखो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ऐसा ही मात्रक, विमा और क्या क्या राशि होती है। आवेग में देखो फिर वह आ रहा है, तो ये क्या है? एक सदिश राशि। क्या है? यह है एक सदिश राशि। ठीक है, बस इतना सा याद करना आपको। दोबारा से देखो, आपको पूछे आवेग क्या है, तो क्या बोलोगे आप? तुरंत बोलना है कि बल और समय के अदिश गुणनफल को, अदिश नहीं सदिश गुणनफल, क्योंकि सदिश राशि होती है ना, बल और समय के डायरेक्ट बोल दो गुणन को क्या बोलेंगे अपन? आवेग। ठीक है। दूसरी चीज आपको पूछे इसका ऐसा ही मात्रक, तो या तो याद रखो क्या होता है? बल इंटू समय फॉर्मूला होता है तो न्यूटन सेकेंड। या देखो ये कैसे आया, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकेंड, तो ऐसे आप बनाना मैंने बताया था। फिर मैं बोल रहा हूं यदि आपको इनमें डाउट है, आप मात्रक और विमा नहीं बना पा रहे हैं, तो पहले वीडियो देखो जो अपना चैप्टर था साइंस का, यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप देखो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, देखो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम क्या था, अच्छे से समझो। पहले देखो, नाम तो सुना होगा, आइंस्टीन कौन था? इस आइंस्टीन ने क्या बोला था कि प्रत्येक पदार्थ में क्या होती है? एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान। तो उस द्रव्यमान के कारण क्या होती है? उसमें ऊर्जा भी होती है। ठीक है, मतलब आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा नियम में क्या बोला? ये बोला कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान होता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है? ऊर्जा भी होती है। यही था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम। अब देखो एक बार लिखवा के फिर समझाता हूं। क्या बोला था इन्होंने? प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। समझ गए? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण क्या होती है? ऊर्जा होती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन क्या बोलते हैं? सापेक्षिकता का नियम। नियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दो चीजें होगी। आपको पूछे सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलोगे कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। वही क्या कहलाता है? आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम और सापेक्षिकता का नियम। इंग्लिश में बोले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहां लिखवा रहा हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये था क्या? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम। दोबारा समझो, आइंस्टीन ने क्या बोला एनर्जी रिलेटेड नियम के लिए? कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यही क्या है? अपना ऊर्जा संरक्षण, वो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम या सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके रिलेटेड देखो फॉर्मूला चलता है एक,
क्या फॉर्मूला चलता है वो देखो यहाँ पे, मतलब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इसी के रिलेटेड क्या होता है, E इक्वल टू mc²। बहुत जगह सुना होगा, ठीक है, फेमस फॉर्मूला है E इक्वल टू mc²। किसका फॉर्मूला है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का नियम, ठीक है। यहां पे देखो E का मतलब क्या है, आपकी ऊर्जा, किसकी, आपकी नहीं, पदार्थ की ऊर्जा, ठीक है, पदार्थ की ऊर्जा। आप में तो वैसे ही ऊर्जा कम है, ठीक है। ऊर्जा होती तो अच्छे से क्लास लेते, आप लेते ही नहीं हो पूरी क्लास। m इक्वल टू क्या है, पदार्थ की द्रव्यमान, और आपका c क्या है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पूछ भी लेता है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸। तो देखो यही है आपका, सिर्फ इतना सा पॉइंट है, द्रव्यमान ऊर्जा नियम किसका, आइंस्टीन का। या आपको दूसरा बोले सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, तो वो भी यही है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने, अब आपको कई बार पूछ लेता है द्रव्यमान ऊर्जा नियम किसने दिया, आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसको बोलते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम को, ठीक है। फिर पूछ ले कि क्या होता है ऊर्जा नियम, आइंस्टीन का ऊर्जा नियम क्या होता है, तो किसी भी यानी कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, उसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा नियम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू mc²। E क्या है, एनर्जी, m मास, और c क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको, बस इतना सा आपको याद करना था। अब आगे देखो, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन कौन सा, द्रव्यमान। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है कौन सा, आपको पूछ लेता है द्रव्यमान, नहीं द्रव्यमान थोड़ी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। व्हाट इज ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। पहले तो देखो मैं समझाता हूं आपको, और इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, समझो। क्या होता है कि एनर्जी होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है, उसको अपन क्या करते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यही आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ गए क्या, दोबारा से समझो, नहीं समझ पा रहे हो ना तो कमेंट कर दिया करो, है ना। देसी भाषा में समझो अपने, क्या बोलता है, देखो ऊर्जा क्या होती है, उसको ना तो अपन बना सकते हैं, ठीक है, ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है, ठीक है। ये क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। मेरे साथ के साथ आप रिवाइज करो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही अपन नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा सिर्फ क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। वो यही है आपका क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, वही यहां पे लिखवा के आपको रिपीट करवा रहा हूं। देखो क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। बस इतना सा है आपका। देखो यहीं पे याद होना चाहिए, पहले पढ़ा था अपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा नियम,
उसमें क्या था, उसमें यह था कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है E=mc²। बस इतना याद करना था। इसमें क्या करना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको जब भी पूछे तो बताना क्या है कि अपन ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये क्या होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। कैसे, देखो एग्जांपल से समझो। मान लो ये कोई मार्कर है या कुछ भी ले लो, पत्थर वगैरह कुछ भी, आप ऊपर फेंकना कभी भी। जब आप उसको ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो है ही, मतलब गति से जा रहा है, लेकिन उसकी अवस्था भी बदलती रहती है। पहले कहाँ था फिर कहाँ चला गया, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। और प्लस स्पीड भी तो कम होती जाती है ना ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे स्पीड। तो क्या होता है कि वहां पे गतिज ऊर्जा लगातार किसमें बदल रही है, आपकी स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, मतलब उसकी स्थिति चेंज होती जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवा लेता हूं, वो ये समझ में आ गया। देखो मैं इसको रफ करूं मिटाऊं, तब तक मेरे साथ के साथ बोलते जाओ। क्या होता है, ना तो ऊर्जा को अपन उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 लिखो। क्या कि जब पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जाए तो गतिज ऊर्जा लगातार किसमें बदलती है, स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, यही था आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या था कि ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, मतलब एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। कैसे, मान लो कोई वस्तु मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो क्या होगा, ऊपर की तरफ कोई गति में फेंकेंगे अपन, तो जब वो गति में जाती है तो वहां पे क्या होती है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। और स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती थी, आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा किस में चेंज होती जा रही है, स्थितिज ऊर्जा में। इसके अपोजिट दूसरा नियम ये हो जाएगा, देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप वैसे ही समझ जाओ, इसमें ही कर दूंगा मैं, ठीक है, कुछ थोड़ा चेंज। अब ये मैंने क्या फेंका था, ऊपर की तरफ। अब यदि मैं वस्तु को देखो यहां से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो यहां पे मैंने कोई वेग थोड़ी लगाऊंगा। देखो ऊपर फेंकेंगे तो अपन को गति लगानी पड़ती है, गति जब आप गति नहीं लगाओगे तो ऊपर जाएगी क्या। अरे ये तो आपको समझने की बात है ना। मान लो ये पेन है, मैं इसको कुछ गति नहीं लगाऊं, ऊपर चला जाएगा क्या, ये बताओ, आप समझदार हो। मैं इसको यदि बिना कुछ वेलोसिटी, मतलब कुछ गति स्पीड दे, ये ऊपर चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो ये मतलब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गति लगानी पड़ती है, स्टार्टिंग में क्या लगानी पड़ती है, गति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो माइंड में कि यार ऊपर जब वस्तु फेंकेंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदलेगी या गतिज स्थितिज में। तो देखो कॉमन सेंस की बात क्या है, ऊपर की ओर वस्तु कब जाएगी, जब अपन गति लगाएंगे। तो समझ जाना है, जब वस्तु ऊपर की तरफ, मतलब गतिज किस में बदलेगी, स्थितिज में, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी वस्तु को जब नीचे की तरफ फेंकूंगा तो अपन, जैसे आप छत के ऊपर से कभी पत्थर फेंकना, आपको गति लगानी पड़ती है क्या, कुछ नहीं, बस आप सिर्फ छोड़ दो इसको, क्या करो, सिर्फ छोड़ दो। क्या सिर्फ एक स्थिति में है। देखो स्थितिज ऊर्जा क्या थी कि मान लो कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन अचानक से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो देखो ये मैं मतलब छत के ऊपर खड़ा हूं, ये पत्थर है, तो मैंने क्या किया, ये एक अपनी स्थिति में है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो देखो इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यहां से क्या हो गया, नीचे आ गया, मतलब यहां थी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा अब किस में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि यहां से आएगा तो धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी। समझ गए, समझ गए क्या, यहां लिखवा दूं, चलो इसको रफ करके मिटवा देता हूं, ठीक है, समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। इसी का अपोजिट हो जाता है कि जब वस्तु को अपन नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण लिखना चाहो तो क्या होगा, जब
देखो बार बार लिखने से बोलने से अपन को ज्यादा याद होता है। तो आप भी यदि मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो क्या करो, साथ के साथ बोलते भी जाओ और लिखते भी जाओ, आपको वही याद हो जाएगा 90%। ठीक है। तो देखो, जब वस्तु को नीचे की तरफ, देखो कहीं से भी फेंक सकते हैं, पहाड़ से, छत से, ऊपर से, तो ठीक है, कहीं से भी, है ना। तो वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाए तो देखो मैंने बताया था कि जैसे नीचे की तरफ फेंकेंगे तो पहले स्थितिज ऊर्जा आएगी। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा लगातार किस में चेंज होगी? गतिज ऊर्जा में। बदलती रहती है। समझ गए होंगे आप। देखो वापिस से समझो, पूरा वापिस रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलते जाएंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो क्या बोलोगे कि ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। आपको समझ में नहीं आए तो इनसे समझो कि मान लो मैं कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ऊपर फेंकने के लिए मुझे पहले किसकी आवश्यकता होगी? गति की। ठीक है। तो गति से अपन फेंकेंगे लेकिन ऊपर जाते जाते उसकी स्थिति में चेंज हो जाती है, मतलब स्थिति ऊर्जा में बदलती रहती है। तो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में चेंज हो गया, तो वही क्या है? अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा ये कि जब वस्तु को अपन किसी भी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो पहले स्थितिज ऊर्जा किस में अब चेंज होती जाएगी? गतिज ऊर्जा में। समझ गए क्या? अब देखो आगे, अब पढ़ेंगे अपन आज कंप्लीट करना है ये चैप्टर थ्योरी के रिलेटेड। अभी तो न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो ये एक तरह से क्या है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसी का दूसरा रूप है। न्यूटन जैसे अपन पढ़ेंगे, अभी अगला ही चैप्टर ले लेंगे, या तो अगला तो नहीं लेंगे क्योंकि पहले मैं मेन चैप्टर करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप मेन चैप्टर को एक बार अब पढ़ लो, एक बार एग्जाम टाइम पे। ठीक है, बाकी के तो फिर बाद में इजी चैप्टर करेंगे अपन। तो देखो न्यूटन के नियम वगैरह बहुत इजी है, तो वो अपन इतनी 2-3 क्लास के वो है। तो देखो न्यूटन का तीसरा नियम आप तो जानते हो ना, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम था न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब क्रिया के प्रतिक्रिया वाला, याद होगा। तो उसी के रिलेटेड ये है। रे के संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी निकाय हो, ठीक है, उसके ऊपर अपन यदि कोई भी असंतुलित बल कार्य ना करे, मतलब कोई सा भी निकाय हो, सिस्टम वगैरह हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी कार्य हो रहा हो, मान लो कुछ भी, तो उसके ऊपर यदि अपन कुछ भी कोई सा भी असंतुलित बल ना लगाए, मतलब उसमें कोई भी कार्य ना हो रहा हो बल के रिलेटेड, तो क्या होगा, उसमें जो कुल रेखीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें भी फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि यदि उस पर कोई कार्य ही नहीं होगा तो क्या चेंज होगा? समझ गए? मतलब किसी भी सिस्टम, मतलब कोई भी निकाय है, सिस्टम है, सिस्टम जानते हो ना, तो उस सिस्टम के ऊपर यदि कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो बल कार्य नहीं करेगा तो उसका जो संवेग संरक्षण है वो भी क्या होगा, फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। मतलब जो P = mU होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो नहीं समझे तो देखो लिखवाता हूं, फिर समझ जाओगे, फिर वापिस समझाऊंगा। ठीक है, क्या बोलता है, मतलब किसी भी निकाय होता है सिस्टम, ठीक, कोई सा भी सिस्टम हो कार्य करने का, पर यदि कोई भी असंतुलित बल, जो बिना संतुलन में हो ना, कार्य न करे तो
उसका कुल रेखीय संवेग स्थिर रहेगा, मतलब उसमें फिर चेंज नहीं होगा। समझ गए? मतलब यदि कोई कार्य कर रहे हो और उसके रिलेटेड आप कोई भी बल लगाते हो जो असंतुलित है, वो उस पर लगेगा ही नहीं, तो कुछ संवेग में चेंज होगा क्या? मतलब जो वेलोसिटी, वेग बढ़ाने की मात्रा है, वो भी फिर कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब जो कुल संवेग है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब P इक्वल टू एम वी जानते हो ना, संवेग क्या होता है? P इक्वल टू एम ई। तो जो एम वी है अपना, वो क्या होगा? एक तरह से स्थिर रहेगा। मतलब स्थिर का मतलब जानते हो? कांस्टेंट। यही है आपका क्या? देखो ये कई बार पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाई चांस पूछता है, वैसे पूछता नहीं है, पर पता होना चाहिए क्या होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लिखना चाहो तो आप ये लिख लो कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप है। न्यूटन के, यहां लिखवा देता हूं, न्यूटन के तीसरे नियम का ही रूप है। ठीक है, वही रॉकेट वाला एग्जांपल है ना, रॉकेट मतलब क्रिया के विपरीत जैसे वही है ना। बाद में मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। देखो, किसी भी निकाय पर यदि कोई भी असंतुलित बल कार्य ना करेगा, मतलब उस पर कोई भी असंतुलित बल ना लगेगा, तो फिर उसमें संवेग, जो इस रेखीय संवेग है, वो भी क्या रहेगा? फिर स्थिर रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो पहले से है उसमें कुल रेखीय संवेग वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यदि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। यही आपका क्या कहलाता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब देखो लास्ट जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है पावर। पावर मतलब शक्ति। बस आज फिर ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। देखो करते हैं आज कंप्लीट इसको। पावर, देखो इसकी डेफिनेशन तो मैंने पहले बता दी थी आपको, है ना? क्योंकि देखो डाउट वाला होता है इसकी डेफिनेशन। आपको पूछ लेता है कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता क्या क्या होती है, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको पूछे कार्य करने की क्षमता तो क्या कहलाएगी? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आपकी शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? आपकी शक्ति। शक्ति मतलब P, पावर। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T। यही होता है आपका फॉर्मूला। फिर लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, समझ गए? मतलब कार्य क्या होता है, सॉरी शक्ति क्या होती है? कार्य अपॉन समय। ठीक है, तो देखो यही से अपन क्या निकाल लेंगे? इसका SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक पता है, कल भी पूछा था। आज की क्लास में देखो, कल के लिए आपका यही क्वेश्चन है। आप यदि ये वीडियो देख रहे हो पूरा, तो मुझे आंसर देना है। आपको ये बताना है कार्य और ऊर्जा दोनों की मात्रक और विमा क्या होती है। ठीक है, मतलब क्या डिफरेंस है, बस आपको ये बताना कमेंट करके, दोनों की मात्रक। ठीक है, और विमा भी, दोनों की मात्रक और विमा। देखो SI मात्रक निकालेंगे तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। और नीचे समय, तो ये हो गया। आपको पूछे शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल बटा समय। ठीक है, और इसकी यदि आपको विमा निकालनी है तो पहले इसको चेंज करो। जूल को अपन क्या लिखते हैं? आपको पहले करवा दिया, ठीक है, 2 बार करवा दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जूल को अपन कैसे लिखते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, और समय का ये आ जाएगा, ये पूरा बना दिया मैंने एक साथ। ठीक है, ये कहलाएगा क्या आपका? जूल क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैंने इसको चेंज कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, नीचे लिखूंगा, या तो देखो ऐसे कर लो, स्क्वायर और फिर ये समय का ऐसा आ जाएगा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो 3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये पूरा ही। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये कैसे आया?
क्योंकि जूल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नीचे 1 सेकंड और है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि अपन वीमा बनाए, देखो मैं इधर बना देता हूँ वीमा बनाए, तो वीमा के लिए क्या होता है, MLT ये होता है। अब देखो केजी किलोग्राम किसका मात्रक होता है, पहली क्लास लो यदि आपको डाउट है ना। केजी किसका, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक, देखो ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, मास m, तो ये घात आ गई 1। m क्या, मीटर, लंबाई का होता है, लंबाई की विमा क्या होती है, l, तो ये किस पे लग जाएगा 2 और इस पे 3, तो यही होती है आपकी विमा। देखो मैं सभी के आपको विमा और मात्रक इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, किसी ना किसी का मात्रक या किसी ना किसी की विमा। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या आप और किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूछ लेता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जरूर पूछता है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना मात्रक और विमा। समझ गए, दोबारा से समझो। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। P = W/T, दर आते ही समझ जाना है कि समय के रिलेटेड होता ही है, तो शक्ति कार्य बटा समय। आपको यदि ऐसा ही मात्रक पूछे तो कार्य का जूल हो गया, नीचे समय, तो विमा, देखो ये ऐसा ही मात्रक हो गया, लेकिन विमा के लिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में बनाने के लिए। और बनाने का तरीका मैंने आपको अपने यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में करवा दिया था, तो यहां से इसकी विमा बन गई। कार्य जो शक्ति होती है वो क्या है, एक आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि। ठीक है, इसी में यहीं पे करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो जो भी इसके रिलेटेड है सारी यही लिखवा रहा हूं। अब देखो इसका जो वैसे कार्यवाही आपको मात्रक पूछे, ठीक है, मतलब जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं इसका मात्रक, वो कौन सा यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं अपन जूल। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूल पर सेकंड को ही बोलते हैं अपन वोट। एक और होता है, जैसे मैंने पहले बता भी दिया था ये शक्ति के रिलेटेड पहले चैप्टर में। जैसे आपका मतलब ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही क्या लिखते हैं अपन, वॉट। क्या लिखते हैं, वाट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जैसे कार्यवाही मात्र क्या लिखते हैं, वोट के रिलेटेड अश्व शक्ति होती है। ठीक है, क्या यूज करते हैं ज्यादातर अपन, अश्व शक्ति। ठीक है, और आपको पता है एक अश्व शक्ति की वैल्यू क्या होती है, एक अश्व शक्ति की वैल्यू होती है 746 वॉट। ठीक है, मतलब वैसे तो कार्य का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, यानी कि जूल पर सेकंड होता है, लेकिन ज्यादातर अपन क्या यूज किस में मापते हैं, अश्व शक्ति में। और अश्व शक्ति का जो मान पूछे वो क्या होता है, 746 वोट। ठीक है, अब देखो और कुछ चीज बत्ती, और तो जो मैंने करवाई दिया था आपको कि 1 किलो जूल का मान क्या होता है। ठीक है, और 1 kWh का मान भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यहीं पे देखो ये यहां तक समझ में आ गया क्या, क्योंकि कुछ चीजें और लिखवानी है इसके रिलेटेड। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पावर क्या है, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी ऊर्जा। दूसरा पूछे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कार्य करने की दर यानी कि कार्य बटा समय, P = W/T। ठीक है, आपको मात्रक पूछे तो मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और नीचे सेकंड, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका वॉट। और कार्यवाहक जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति का मान क्या होता है, 746 वाट। ठीक है, विमा भी होगी। अब देखो कुछ आगे और पढ़ते हैं इसके रिलेटेड। देखो अपन यूनिट के रिलेटेड, जैसे ये पावर ही होती है, शक्ति होती है, तो यूनिट के रिलेटेड इसका यूज किस में करते हैं, मतलब एक यूनिट के रिलेटेड अपन किस मात्र क्या यूज करते हैं, अपन kWh क्या यूज करते हैं, किलोवाट घंटा। यदि अपन यूनिट निकालेंगे तो उसके रिलेटेड यही शक्ति किस में चेंज होता है, kWh, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, किलो वाट घंटा। जब अपन को यूनिट वगैरह, यूनिट जानते हो ना, बिजली की यूनिट वगैरह निकालना होता है, तो आपको पहले भी करवा दिया था कि 1 kWh का मान क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, करवा दिया था ये, है ना।
अब एक चीज ये है कि आपको एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला पूछ ले कोई कि यूनिट वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका उपकरणों की संख्या गुना जो पावर शक्ति आ रही है वो, मतलब शक्ति गुना कितने दिनों का निकालना है यूनिट, और कितने घंटे चलाया आपने, और अपॉन में 1000। यही आपका यूनिट निकालने का। और यूनिट किस में आती है, KWH, किलोवाट घंटे। समझ गए। देखो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको रिवाइज करो। पावर क्या है, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड, जिसको अपन वोट बोलते हैं। और अदर जो अपन ज्यादातर यूज करते हैं वो होती है अश्व शक्ति, ठीक है। और यदि यूनिट निकालना हो तो यूनिट के लिए जो मात्रक यूज करते हैं वो क्या होता है, KWH, मतलब किलोवाट घंटा। फुल फॉर्म क्या होती है, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटे का मान क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखवा दिया। और यदि आपको पूछे कि एक यूनिट निकालना हो, न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगा, कल से अपन इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो यदि जब भी आपको एक यूनिट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, जो उपकरण अपन यूज करें जैसे फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, कुछ भी मतलब पंखे वगैरह, जितने भी अपन उपकरण यूज कर रहे हैं उनकी संख्या, जितनी पावर यूज कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कितने घंटे यूज किया, अपॉन में 1000। समझ गए। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, यदि आपको ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ठीक है।